नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कश्मीर जी, आज हम लोग बात करने वाले हैं कश्मीर के मुद्दे पर। कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद फिर सर उठाने लगा है, उससे सरकार की मंशा पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। टारगेट किलिंग शुरू है वहाँ पे और लोग वहाँ से पलायन के लिए मजबूर हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर पीके सिंघल साहब हैं और जर्नलिस्ट हैं सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी और सुधीर जी हमारे साथ हैं जर्नलिस्ट। नमस्कार। इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे डॉक्टर पीके सिंघल जी से कि सिंघल जी, ये क्या हो रहा है? कश्मीर तो एक धरती का स्वर्ग माना जा रहा था और मोदी गवर्नमेंट के बाद जो एक्शन हुआ, 370 धारा हटाए गए, 35 ये हटाए गए, इसके बाद थोड़ा सा माहौल लगा कि बिल्कुल सुधर गया। लेकिन अब जो हो रहा है, ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है या फिर सरकार पे, ये सरकार के एक्शन पे सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि कश्मीर में अगर आप आंकड़े देखें पिछले कुछ महीनों के, तो कश्मीर में आप देखिए टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आया है। कश्मीर की जो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी हो रही है और दूसरा आप अगर देखें कि बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। कश्मीर, यूएई जैसा कंट्री कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इससे क्या है कि जो वहाँ पे अलगाववादी जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट है, खासकर जो पाकिस्तान है, ये तेज बोलिए। जो खासकर आप देखेंगे जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट है पाकिस्तान की, जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं, वो इससे परेशान है। तो उन्होंने एक तरीका ये निकाला है कि जो हिंदू कोई भी हो या इवन जो मुसलमान जो सरकारी नौकरी कर रहा है या सरकार के अधीन काम कर रहा है या कोई हिंदू बाहर से सरकार के अधीन काम कर रहा है, तो उनकी किलिंग करके एक वो भय का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। लेकिन सरकार भी इसके लिए उचित कदम उठाएगी और आप देखेंगे कि सरकार कुछ एक, और जैसा कि कुछ सूत्रों से मुझे ही पता चला है कि आने वाले समय में भी हो सकता है 8, 10, 15 दिन में कुछ ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी जिससे कि ये जो किलिंग है और जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट हैं, इनका खात्मा वहाँ पर होगा। त्रिपाठी जी, अचानक वहाँ पे घाटी में किलिंग बढ़ी है और उसको देखते हुए, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि लगता है कि सरकार कुछ करने के मोड में है, लेकिन वहाँ तो भारी नुकसान हो रहा है, लोग डर रहे हैं, फिर पलायन शुरू हो गया है। नहीं, आप बताइए, जैसे टारगेट किलिंग जो हुई है, मैंने डॉक्टर साहब से जो बात की, डॉक्टर साहब ये बीजेपी की स्पोक्समैन की तरह से बात कर रहे हैं। अभी जो जिस तरह से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, वो करती हुई दिख नहीं रही है। अभी आज जो है होम मिनिस्टर ने सबको बुलाया, लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं वहाँ से और सारे लोग हैं और यहाँ के सुरक्षा सारे लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ मीटिंग हुई, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो तो चल रहा है, ये तो होती रहनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से जिस तरह से एक टेरर पैदा होना चाहिए आतंकियों के बीच में, क्योंकि ये प्रॉक्सी वार है। पाकिस्तान आज से नहीं लड़ रहा है कश्मीर में, बहुत दिनों से लड़ रहा है, 1980 से लड़ रहा है। तो जो प्रॉक्सी वार है, उसको रोकथाम के लिए जितनी शक्ति दिखाई देनी चाहिए सरकार को, वो सरकार करती हुई दिख नहीं रही है। और जैसे आपने 3 भागों में बांट दिया, अगर कश्मीर को आप फोकस करते तो टारगेट किलिंग कैसे हो रही है? और जो आतंकी जो है बैंक में घुस गए, है ना? तो जो जिस तरह से मिलिट्री इंटेलिजेंस है, जिस तरह से और इंटेलिजेंस काम करना चाहिए, MI है, उस तरह से काम नहीं हो रहा है। या हम ये इस पर आरोप नहीं लगा रहे सरकार का कि सरकार उस तरह का खुफिया तंत्र को मजबूत करना चाहिए। हो सकता है खुफिया तंत्र की जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जो टेरर पैदा होना चाहिए सरकार का, वो अभी पिछले कुछ दिनों से करता हुआ दिख नहीं रहा है। उसका नुकसान क्या हो रहा है कि जो वहाँ कश्मीरी हिंदू हैं वो पलायन कर रहे हैं, फिर पलायन करना शुरू किए। आज अखबारों में था, कल भी अखबारों में था कि लोग सीधे अपने वहाँ से गाड़ियों से जा रहे हैं। 1990 से पहले की भी स्थितियां जो देखी जाए तो उस तरह की स्थिति का फिर पुनरावृत्ति हो रही है। नहीं, पुनरावृत्ति हम ये कह रहे हैं कि 1990 हो, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। लेकिन एक खौफ तो पैदा हो गया। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जो पंडित वहाँ बचे हुए हैं, जो अपने जज्बे से वहाँ जिंदा है, कुछ नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनमें एक खौफ पैदा हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो खौफ खत्म हो, क्योंकि जिस तरह से खौफ पैदा हुआ है, सरकार को उस तरह से शक्ति दिखानी चाहिए। अगर आर्मी को और डिप्लॉय करना है तो उसको डिप्लॉय करिए, जो भी वो करना हो। आज सरकार ने वैसे मेहनत किया है, सरकार जो है मीटिंग की रही है, सारे टॉप लेवल के ऑफिसर वहाँ थे
और सारे लोगों से होम मिनिस्टर ने बात की है, उसका असर दिखेगा, मुझे ऐसा लगता है। दिखेगा, भविष्य में इसका असर दिखेगा, यानी कि सरकार के गतिविधियों का, यानी सरकार कड़े रुख ले रही है, इसका भी असर दिखेगा। अब हम चलते हैं शुक्ला जी के पास। शुक्ला जी, आप ये बताइए कि क्या इस बात से सहमत है कि सिर्फ टारगेट किलिंग में हिंदुओं को मारा जा रहा है वहाँ? देखिए, ये तो नंबर्स खुद में अपने आप में बता रहे हैं कि जो पिछले मेरे ख्याल से 26 दिनों में करीब 10 घटनाएं हुई हैं, 10 घटनाएं जो रिपोर्ट हुई हैं, उसमें करीब करीब 50% हिंदू हैं और 50% मुस्लिम्स भी हैं। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि टारगेट किलिंग में केवल हिंदुओं को मारा जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि टारगेट किलिंग में उन सभी लोगों को मारा जा रहा है जो किसी न किसी तरह से सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जो सरकारी अहदे पे काम कर रहे हैं, सरकारी संस्थानों में जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों को मारा जा रहा है। तो आप अगर एक चीज़ देखें कि जो मोड ऑफ ऑपरेंडी है अभी टेररिस्ट नेटवर्क की, वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। जी जी। अभी क्या है, वो इकोनॉमी पे चोट नहीं कर रहे हैं, अभी वो केवल डर का माहौल क्रिएट करने के लिए वो ये चीज़ कर रहे हैं कि लोग डरे और सरकार का सपोर्ट ना करें किसी भी कारणवश। तो सरकार को भी मुझे जो समझ में आता है कि जैसे कि वो इकोनॉमी पे चोट नहीं कर रहे हैं, तो हमें उनकी इकोनॉमी पे चोट करना चाहिए। जो योगी जी का मॉडल है कि भाई कोई भी अगर गलत काम करेगा तो उस तरह उस काम से कमाया हुआ धन वो किसी ना किसी तरह से उनको जब्त किया जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, जो मेरा मानना है कि उसी तरह से हर वो टेररिस्ट जो उसमें इन्वॉल्व है उसकी पूरी फैमिली का उसी तरह से चीज़ों को जब्त करना चाहिए, जिससे कि एक ऐसा मैसेज जाए सोसाइटी में कि अगर आप पैसा कमा के, मान लो आप टारगेट किलिंग कैसे हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि वो बिना पैसे दिए हुए टारगेट किलिंग करा रहे हैं। किलिंग ही तो समस्या है, वो समझ नहीं आ रही है ना कि हमारे ही बीच के लोग हैं और फिर उसमें अचानक निकल गया जा रहा है। हमारे बीच के लोग हैं, ये सही बात है, लेकिन वो बिना पैसे के कोई टारगेट किलिंग करने के लिए नहीं जा रहा है। पैसा कमा के वो टारगेट किलिंग, पहले पत्थर कैसे फेंकवाए जाते थे, 500 रुपये दे के पत्थर फेंकवाए जाते थे, आज 50,000 रुपये दे के लोगों को मरवाया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को पकड़ना है और उनको नस्ते नाबूद करना है उनकी जड़ों से। त्रिपाठी जी ने भी कहा है कि पाकिस्तान फिर प्रॉक्सी वार शुरू कर रहा है, तो हमारी फोर्स इतनी लगी हुई है कि इन्फिल्ट्रेशन ना के बराबर है। तो इस बात से आप कितना सहमत हैं? देखिए, इन्होंने अपने स्लीपर सेल्स मजबूत कर लिए। देखिए, जहाँ पे धर्म आ जाता है तो कहीं वहाँ पर मोबिलाइजेशन होता है, तो धर्म के नाम पे इतना मोबिलाइज कर दिया है कि स्लीपर सेल उनकी एक्टिव है। और देखिए, मेरा जो मानना है ना कि आप एक टेररिस्ट को मारने के लिए ना जो 10 पैदा होने वाले हैं पहले उसको रोकिए। जो उनकी एजुकेशन है, जो मदरसे हैं आज भी चल रहे हैं, वैसे ही आज भी मदरसों की एग्रेसिव लर्निंग चल रही है, आज भी उनको धर्म के नाम पे उनको अंधा किया जा रहा है। जब तक वो नहीं रुकेगा तब तक ये टेररिज्म ऐसे वर्ल्ड में चलता रहेगा। तो हमारे साथ अभी एक नए मेहमान जुड़े हैं, सुनील त्यागी जी। सुनील त्यागी जी, इस शो में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। अभी जो कश्मीर में जो टारगेट किलिंग चल रही है, इस पे आपका क्या कहना है? क्या सरकार फेल हो रही है इस पे? सरकार कोई फेल नहीं है इस पे ना। आपको अगर याद हो, इससे पहले भी हमारी डिबेट हुई थी एक बार, मैंने उस टाइम भी आपको एक चीज़ बताई थी कि जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता वो ना अपने परिवार की सुरक्षा कर सकता है, ना देश की सुरक्षा कर सकता है। सबसे पहले मैं आज भी सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जितने कश्मीरी भाई हैं उनको वहां बसाने से पहले 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग, कम से कम 6 महीने 1 साल की उनको दो, और AK-56 AK-47 जब तक हर घर के अंदर नहीं होगी इनका वहां बसना नामुमकिन है। आप एक कोरे कागज पर लिख लीजिए। मैंने पहले भी ये बात कही थी और आज भी ये बात कह रहा हूं मैं। अब वही बात हुई है कि उनको वहां से पलायन करना पड़ गया कि उनको पता है इनके पास कुछ नहीं है। और जब उनको ये पता होगा जिहादियों को कि इनके पास AK-56 AK-47 इनके हर घर के अंदर है, किसी की हिम्मत नहीं है अगर हाथ भी उठा दे। आज मैं तुम्हें लिख कर देता हूं, उस बात करिए। और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि हर घर के अंदर AK-56 AK-47 दी जाए, उनको लाइसेंस दिया जाए और उनको 1 साल की ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग कम से कम दी जाए। तभी वहाँ पे एक हमारे जो कश्मीरी भाई है वो तभी जाकर वहाँ बच सकते हैं। इससे पहले उनको बसाना भी कायरता है, क्योंकि किसी का मर्डर कराना वो भी हत्या है, उसकी भी जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। त्यागी जी, आप भाजपा के कोर ग्रुप में हैं, यानी कि एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। क्या आपने ये बातें अपनी कोर ग्रुप में पहुंचाई है कि उनको AK-47 दिया जाए, AK-56 दिया जाए? भाई साहब, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बात बोली थी। मैं तो रोज बोलता हूं, इसमें बीजेपी कांग्रेस
इस पार्टी का मतलब ही नहीं है। इसमें मतलब है सबसे बड़ी गलती तो हमारे कश्मीरी भाइयों की है। तो आप झुंझुना बजाते रहेंगे, कोई सुने ना सुने, इस पर मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे बड़ी गलती तो उन लोगों की है जो अपने घर में मर्सिडीज खरीद लेंगे, कोई सी बढ़िया गाड़ी खरीद लेंगे, बढ़िया मकान बनाएंगे। अरे लाइसेंस की राइफल लाओ, AK-56 लाओ, साले ऐसे हथियार रखो अपने घर में, देखो किसकी हिम्मत है। यानी कि एक इजराइल छोटा सा देश है, इजराइल एक छोटा सा देश है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन उस पर ऐसे ऐसे हथियार है, एक मिनट पूरे देश को खत्म कर देगा। सारे हिम्मत नहीं किसी की, अगर कोई वहां तक पहुंच जाए तो उसकी तरफ जाकर देख भी ले। त्यागी जी, मेरा कहना यह है कि जैसे आपने सुझाव दिया, सरकार हो सकता है विचार करे इस पे, लेकिन सवाल यह है कि जैसे इजराइल की स्थिति है, इजराइल में वहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, सारी चीज़ें हैं। हमारा देश में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको ध्यान में रख के करना पड़ता है। हमारी जो आज की जो बहस है, वो बहस ये है कि जो टारगेट किलिंग हो रही है उसका तत्काल किस तरह से उसका किया जाए, समाधान कैसे, क्यों ऐसा हो रहा है, और क्यों ऐसा हो रहा है। डेमोक्रेसी हमारे लिए है क्या सिर्फ? ये जो वहां टारगेट करके किलिंग कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, हमारे लिए सब कुछ है। मानवाधिकार भी हमारे लिए है, हर कुछ हमारे लिए है। हम मरते रहें, कटते रहें और सब तालियां बजाते रहें, मीडिया फ्रंट पेज पर दिखाते रहे, और जो इस काम को कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं, चाहे हमारे ही बीच में वहाँ पे है, तो एक सैनिक को या सेना को या आम जनता को ये निकालने में बड़ा मुश्किल होता है कि कौन आदमी आतंकवादी है, कौन कब क्या कर सकता है। तो ये जो एक नेटवर्किंग वहाँ पे हुई है, इस नेटवर्किंग को, इस नेक्सस को क्या तोड़ने में सरकार अक्षम है अभी? देखिए ऐसा होता है, networking देखिए ऐसा होता है, आप ये समझिए कि जो कश्मीर की जो समस्या है वो 2-4 साल पुरानी नहीं है। अरे भाई, ये समस्या जो है 1982 के बाद से बहुत गंभीर हुई। लेकिन 3 साल तक तो हमने बहुत काम किया कश्मीर पे। भाई आप समझिए ना, 3 सालों में नहीं होता है। वहाँ पे जो, जैसे शुक्ला जी ने भी बहुत सही बात कही कि जो मानसिकता है ना, वहाँ पे लोगों की जो मानसिकता हो गई है वहाँ पर, जो उसको बदलने में आपको समय लगेगा। और जो इस समय जितने भी काम हुए हैं वो बहुत अच्छे काम हुए हैं। आप अगर पूरे आंकड़े देखें, नहीं अच्छे, ठीक है, आंकड़ों की बात मैं समझ लूंगा आपसे बाद में। अब सीधी सी बात बताइए कि वहाँ पे जिस तरह का खौफ बना है, जिस तरह का माहौल बना है, वहाँ से पलायन शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है खौफ। अभी आप देखिए वहाँ पे कितने टूरिस्ट जा रहे हैं। अगर खौफ होता, आपको पता है जब 90 में खौफ हुआ था तो वहाँ पे एक भी टूरिस्ट नहीं जा रहा था। अभी 3 साल पहले तक लोग वहाँ टूरिस्ट नहीं जा रहे थे। अभी पता है आपको पिछले महीने कितने टूरिस्ट गए? इस समय पता है आपको कल की डेट में कितने टूरिस्ट हैं? लेकिन कानून ये कहता है कि हक नाहक एक आदमी का भी अगर जान जाता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होती है। बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन आप जिस स्थिति को जिस तरह से हमारी सरकारों ने बिगाड़ा, पिछले 70 सालों में क्या हो रहा है? पिछले 70 सालों में अगर सरकार ने सही काम किया तो कश्मीर क्यों बनता? 70 साल की दुहाई दे रहे हैं अभी, और फिर उसी मोड पे भी जा रहे हैं हमारे सिंघल साहब। आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है समाधान इसका? शुक्ला जी, देखिए, जो आप बोल रहे हैं 70 साल में जो बात बोल रहे हैं वो ठीक भी बोल रहे हैं। आप पहले देखिए, जो किलिंग होती थी या जो टेररिस्ट अटैक होते थे वो इस तरह के नहीं होते थे। उसमें वो मासेस में आते थे, लोगों को मारते थे और बिंदास होकर चले जाते थे। ठीक है, आज की डेट में आज उनके मन में वो डर है, वो भय है। आते हैं चुपके से गोरिल्ला वार की तरह से मारते हैं और चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सरकार का भय है उनके अंदर, तभी। और ये सिस्टम जो उन्होंने बनाया है इसको तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि स्लीपर सेल इतनी ज़्यादा एक्टिव है वहाँ पर, और इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा उसमें मतलब उन्होंने ऑपरेट करी हुई है कि कोई भी बंदा आता है और किसी लालचवश वो आके किसी को मार के चला जाता है। मैं बिल्कुल सिंघल साहब का बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ कि सरकार इसे बहुत जल्दी कोई क्विक एक्शन लेने वाली है। उसको बहुत जल्दी जो जनता में जो भय व्याप्त हो गया है उसको निकालने का समाधान आप बताइए क्या है? सर, समाधान तो सरकार निकालेगी। नहीं, सोच तो आपकी होगी। सोच हमारी तो सोच ये है कि देखिए, पहला चीज़ है कि ये समाधान एक दिन का तो है नहीं। समाधान हर चीज़ का है कि भाई उसमें एक तो सबसे पहले संपन्नता है। संपन्नता के लिए वहाँ पर जो चीज़ सबसे बड़ी है वो टूरिज्म इंडस्ट्री है। अगर टूरिज्म इंडस्ट्री को सरकार ने बहुत अच्छे से डेवलप किया है, अगर 3 साल के आंकड़े देखेंगे तो इस साल सबसे ज़्यादा टूरिज्म हुआ है कश्मीर में, तो वो संपन्नता के ऊपर काम हो रहा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है शिक्षा। संपन्नता आएगी तो बच्चों को शिक्षा देने के लिए उनको
उनके हक को उनको समझाने के लिए उनके पास पैसा आएगा। तो शिक्षा पे बेसिक रूट पे काम होना चाहिए। 15 साल का जब बच्चा हो तो उसको धर्म के बारे में ये पता होना चाहिए कि धर्म जो है वो सब में आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। धर्म सिखाता है कि हम लोग एक साथ एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के धर्म को अच्छा मानते हुए रहें। ये नहीं हमारे होना चाहिए कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, उसका धर्म खराब है। ये बिल्कुल गलत धारणा है। इसी से पूरे वर्ल्ड में बैर फैल रहा है। तो उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। तो चलिए, ये रही हमारे पैनलिस्टों की बातचीत, जिसमें निकल के आई है कि कोई भी धर्म हमेशा वो नहीं सिखाता कि आप लोग आपस में लड़ें, आपस में एक दुर्भावना का बर्ताव रखें। आज जो हो रहा है कश्मीर में वो निश्चित तौर पर सोचनीय है, सरकार के लिए भी और वहाँ की जनता के लिए भी। लेकिन हमारे पैनलिस्ट बता रहे हैं कि धीरज रखिए, सरकार कदम उठा रही है और निश्चित तौर पे उस चीज़ का फल आपके सामने जल्द आएगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सकता है तो शेयर भी करें। नमस्कार।